Hello and welcome back to UPSC Khada. Friends, Supreme Court 7 judges bench has delivered a landmark judgment in which Supreme Court said that कि जो schedule caste हैं उनके रिजर्वेशन कोटा के अंदर अब सब क्लासिफिकेशन हो सकता है, सब क्लासिफिकेशन विद इन द SC रिजर्वेशन कोटा। आज के इस लेक्चर में हम डिटेल में इस जजमेंट को समझने वाले हैं, जिसके अंदर हम देखेंगे कि सब क्लासिफिकेशन और क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट क्या है। इस जजमेंट में विद इन द कोर्ट, आउटसाइड द कोर्ट, सब क्लासिफिकेशन के फेवर में आर्ग्यूमेंट क्या है, इसके अगेंस्ट में आर्ग्यूमेंट क्या है, जजेस ने अपने जजमेंट के साथ में रीजनिंग क्या दी और इस जजमेंट के इम्प्लीकेशन क्या हो सकते हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद द बेसिक्स ऑफ रिजर्वेशन। नाउ लेट्स एज्यूम कि इस सर्किल में रिजर्वेशन का बाइफर्केशन है, तो इसमें 27% किसको है? एज यू ऑल नो ओबीसीज के पास है 27% ओबीसी, 15% is with ST scheduled tribes, 7.5% is for SC scheduled caste and 10% is for EWS economically weaker section। ये है बाइफर्केशन रिजर्वेशन के परसेंटेज का। अगर हम इसे और थोड़ा जूम इन करके देखें और इस पार्ट को बाहर लेके आएँ तो ये इस तरीके से बनता है। इसमें जो 7.5% है, 7.5% फॉर SCs, कि जितने भी स्केड्यूल कास्ट के अंदर कास्ट मेंशन है उन सब के लिए 7.5% सीट्स रिजर्व होंगी। बट अगर आप और ग्राउंड रियलिटी को देखें तो आप पाएंगे, इसे भी एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स एज्यूम देयर आर 20 कास्ट इन SC लिस्ट फॉर पंजाब। ठीक है, ऐसा एज्यूम करो कि 20 कास्ट हैं जो SC लिस्ट है पंजाब के लिए उसमें। अब इस 20 कास्ट में से ऐसा स्टेट क्लेम करता है, डेटा बताता है कि 50% जो फ़ायदा है रिजर्वेशन का वो केवल 4 कास्ट ले रही हैं। 4 कास्ट के मेंबर 50% जो सीट्स रिजर्व हैं उनको ऑक्यूपाई कर रही है। बाकी रेस्ट ऑफ द सीट आर विद 16 कास्ट्स। 16 कास्ट 50%, बाकी का 50% 4 कास्ट के मेंबर ऑक्यूपाई कर रहे हैं। सो फ्रॉम द फेस ऑफ इट द स्टेट क्लेम्स दैट दिस इज डिस्क्रिमिनेशन एंड इनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। दिस इज इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि ये जो लोग हैं ये ज़्यादा फायदा इस बात का उठा रहे हैं। दिस इज इनजस्टिस टू ऑल दीज कास्ट्स। तो इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है? इसका सिंपल लॉजिकल सॉल्यूशन ये हो सकता है, जैसा कि ओबीसी में किया गया, कि यहां कोई एक क्रीमी लेयर बना दी जाए। क्रीमी लेयर, उससे क्या होगा, ये जो भी लोग हैं 4 कास्ट के अंदर कुछ मेंबर्स ऐसे जिनकी एक जनरेशन ने रिजर्वेशन का फ़ायदा ले लिया है, उन्हें रिजर्वेशन से बाहर कर दें। फॉर एग्जांपल जो फॉरवर्ड हैं, वेल ऑफ हैं, दे हैव अवेल्ड द बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन, IAS IPS ऐसी सर्विसेज में हैं, अच्छे स्कूल से पढ़ रहे हैं, अच्छी इनकम है, लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा है, तो ऐसे लोगों को रिजर्वेशन से एक्सक्लूड कर दिया जाए, बाहर कर दिया जाए। तो इससे जो बाकी के बचे लोग हैं उनको एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन का मौका मिलेगा। दूसरा तरीका हो सकता है कि इसके अंदर सब क्लासिफिकेशन कर दिया जाए। सब क्लासिफिकेशन। अब क्रीमी लेयर और इसमें क्या डिफरेंस है? क्रीमी लेयर में तो जो बाहर हो गए उनको रिजर्वेशन मिलेगा ही नहीं, और सब क्लासिफिकेशन में ऐसा हो सकता है कि इन 16 जो 20 कास्ट हैं इनको इस तरह से बांट दिया जाए, ग्रुप A B C D, इसमें 4, इसमें 5, इस तरह से सारे ग्रुप्स में कास्ट डिवाइड कर दी जाए और इनको बता दिया जाए कि इसको 3% या इसको 2% या इसको 1%, इस तरह से इसको डिवाइड करके एक एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन इंश्योर किया जाए। जिस तरह से 7.5% SC के लिए है, इसी तरह से SC के अंदर भी इस 7.5% को अलग अलग कास्ट के लिए, एक ग्रुप ऑफ कास्ट के लिए क्लासीफाई कर दिया जाए। ये तरीके हैं। अब ये देखो, ये सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो जजमेंट आया इसमें कह दिया है कि स्टेट्स आर अलाउड टू डू सो, वो सब क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। किसमें? SC और ST में। SC और ST में अभी तक सब क्लासिफिकेशन नहीं होता था लीगली, कुछ स्टेट ने किया तो उसको ओवररूल कर दिया था। 27% जो ओबीसी का है, इसके अंदर इंदिरा साहनी जो जजमेंट आया था
उसमें बताया गया था कि इसके अंदर भी क्रीमी लेयर बनाई जाएगी। तो क्रीमी लेयर का जो कॉन्सेप्ट है वो केवल ओबीसी में था, एससी और एसटी में अब सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि इसे भी इंट्रोड्यूस करना चाहिए। अब ये जो क्रीमी लेयर और सब क्लासिफिकेशन है, ये इसकी शुरुआत बहुत पहले हो चुकी थी, 1975 के आसपास पंजाब ने भी किया। और जो आप बिहार में सुनते हैं दलित और महादलित, तो उसका मतलब भी यही है कि वहाँ भी क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन को इंश्योर किया जा रहा है। इसके बाद आता है आंध्र प्रदेश का नंबर। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश ने क्या किया, एक एक्ट पास किया, आंध्र प्रदेश स्केड्यूल कास्ट, आप नाम से समझ जाएंगे, रैशनलाइजेशन ऑफ रिजर्वेशन एक्ट 2000। ठीक है, इसमें क्या किया होगा, जो एससी लिस्ट है आंध्र प्रदेश की, स्केड्यूल कास्ट लिस्ट है, उसके अंदर जितनी भी कैटेगरी, जितनी भी कास्ट आती हैं, जो ग्रुप ऑफ कास्ट है, उन सबको देखा गया कि कौन ज़्यादा बैकवर्ड है, वल्नरेबल है, उन सबको अलग करके एक ग्रुप बना के उनको ज़्यादा फायदा दिया जाए। इस तरह का रैशनलाइजेशन यहाँ पे इस एक्ट में किया गया। इसके अंदर आंध्र प्रदेश सरकार ने क्या किया, 4 ग्रुप्स बना दिए, ए, बी, सी एंड डी। और ये बताया गया कि इनको 1% रिजर्वेशन, इनको 7% रिजर्वेशन, देन 6% रिजर्वेशन, और इनको फिर 1% रिजर्वेशन। तो इस तरह से ग्रुप्स में रिजर्वेशन डिवाइड कर दिया गया। अब ये कैटेगरी के लोग इसमें एनक्रोचमेंट नहीं कर सकते, ये इसमें एनक्रोचमेंट नहीं कर सकते, तो इससे इंश्योर हो गया कि सभी तबके के लोग अब सर्विसेज में आएंगे। इसको चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया जिसका नाम है ई.वी. चिनैया। ई.वी. चिनैया 2005 का जजमेंट है। इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश की इस एक्ट को स्ट्रक डाउन कर दिया, एंड सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट दिस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। दिस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, दिस इज अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि आप जो लिस्ट बनाई है ऑलरेडी उसके अंदर जाके रैशनलाइजेशन या सब क्लासिफिकेशन नहीं कर सकते। आफ्टर दैट पंजाब लेजिस्लेटिव असेंबली इनेक्टेड ए सिमिलर लेजिस्लेशन, पंजाब स्केड्यूल कास्ट एंड बैकवर्ड कास्ट रिजर्वेशन इन सर्विसेज, रिजर्वेशन इन सर्विसेज एक्ट 2006। इस एक्ट को भी चैलेंज किया गया। इस एक्ट के अंदर पंजाब लेजिस्लेटिव असेंबली ने बताया कि जो स्केड्यूल कास्ट हैं उनको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, और जो 50% रिजर्वेशन है स्केड्यूल कास्ट के लिए, जो रिजर्वेशन है उसका 50% विल बी प्रोवाइडेड ऑन ए प्रेफरेंशियल बेसिस टू 2 पर्टिकुलर कास्ट। इसके अंदर पहले हैं वाल्मीकि और दूसरे हैं मजहबी सिख। इन दोनों को 50% रिजर्वेशन मिलेगा, जो भी एससी के लिए अलॉटेड है। इसके अलावा जितने भी हैं रेस्ट ऑफ द कास्ट। ठीक है, अब इसको चैलेंज किया गया पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के अंदर। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट हेल्ड दैट दिस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। अब आप समझ सकते हैं कि पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्यों कहा, बिकॉज ऑफ द जजमेंट ऑफ ई.वी. चिनैया। तो ई.वी. चिनैया का जो जजमेंट आया था आंध्र प्रदेश लेजिस्लेशन को लेके, उसके बेसिस के ऊपर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। फिर पंजाब गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट इसको लेके पहुंचती है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर इसको भी काफ़ी लंबा रास्ता तय करना पड़ा, 5 जजेस की बेंच, उसके बाद फिर अभी जो जजमेंट है ये 7 जजेस की बेंच ने दिया, 6:1 की रेशियो से ये जजमेंट आया। अब हम समझेंगे इस जजमेंट को। So before going into this judgment, let us discuss about a brief idea of some articles of the Constitution which were quoted during this judgment. तो ये आर्टिकल्स हैं, ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल बहुत थोड़ा सा है। 4 आर्टिकल्स के बारे में जान लो, बहुत बेसिक है, आपको भी पता है इनके बारे में पहले से। पहला आर्टिकल है 14, दूसरा आर्टिकल है 16, तीसरा है 16 का क्लॉज 4, और फोर्थ में ग्रुप है 341 और 342। इनके बारे में आपको थोड़ी जानकारी होनी चाहिए, तब आपको जजमेंट को आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। देखिए आर्टिकल 14, एज यू ऑल नो इट टॉक्स अबाउट इक्वालिटी बिफोर लॉ।
इक्वलिटी बिफोर लॉ, एंड सेकेंड फ्रेज इज इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अभी जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है, इसका मतलब ये हुआ कि स्टेट के पास ये पावर है कि वो एफर्मेटिव एक्शन ले सकते हैं। कोई क्लास, कोई पर्सन, कोई ग्रुप अगर डिसएडवांटेज सिचुएशन के अंदर है या वल्नरेबल है, तो उनको आगे लाने के लिए स्टेट कुछ कर सकता है। तो अगर हम कहें कि सब लोग बराबर हैं, तो दिस इज़ नॉट इक्वलिटी। अनइक्वल जो है ग्रुप, उसको अनइक्वली ही ट्रीट करना पड़ेगा। मान लीजिए दो ग्रुप्स हैं, वो सोशियो और इकोनॉमिक कंडीशन उनकी हिस्टोरिकली अलग अलग है, तो उनको अलग अलग ही ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। तो दिस आर्टिकल अप्रूव्स ऑफ रीजनेबल क्लासिफिकेशन। रीजनेबल क्लासिफिकेशन, ये आप आर्टिकल 14 में पढ़ते हो। आर्टिकल 16, इसमें क्या दिया हुआ है? आर्टिकल 16 बेसिकली प्रोवाइड्स फॉर इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, कि स्टेट, कास्ट, रिलीजन, रेस, इन सब बेसिस के ऊपर किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा वाइल अपॉइंटिंग टू पब्लिक ऑफिसेस। इस आर्टिकल 16 के अंदर एक स्पेसिफिक आर्टिकल है 16(4), और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। यूपीएससी के प्रीलिम्स के अंदर डायरेक्टली इस आर्टिकल के बारे में पूछा गया था। दिस आर्टिकल इज द जेनेसिस ऑफ रिजर्वेशन। इट सेज दैट states may provide for, so it is the discretion of the state may provide for reservation in public services to backward classes who are not adequately represented in the public services। तो अगर सरकारी नौकरी में किसी एक बैकवर्ड क्लास का एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो स्टेट उनके लिए रिजर्वेशन के प्रोविजन कर सकता है। ये आर्टिकल 16(4) कहता है। अब आपको देखना चाहिए आर्टिकल 341 और 342। ये 4-5 चीज़ें आपको पता होंगी तो आप जजमेंट को अच्छी तरह से अप्रिशिएट कर पाएंगे। 341 इज अबाउट एससी एंड 342 अबाउट एसटी। प्रोविजन लगभग दोनों के एक जैसे हैं। एससी को समझते हैं, इसके अंदर दो क्लोज हैं, क्लोज 1 और क्लोज 2। क्लोज 1 इज अबाउट द पावर ऑफ प्रेसिडेंट, दैट द प्रेसिडेंट बाय पब्लिक नोटिफिकेशन। तो मैं लिख देता हूं यहां पे प्रेसिडेंट। आप ध्यान रखेंगे, पहले में प्रेसिडेंट है, दूसरे में पार्लियामेंट है। प्रेसिडेंट बाय ए पब्लिक नोटिफिकेशन may provide for a particular caste to be included in the list of scheduled caste। तो जो एससी की लिस्ट है उसके अंदर किसी कास्ट को अगर इंक्लूड करना है तो ये प्रेसिडेंट का प्रेरोगेटिव है, और ये प्रेसिडेंट करेंगे पर्टिकुलर स्टेट के गवर्नर के साथ कंसल्टेशन के बाद। ठीक है, ये दिया गया है क्लोज 1 के अंदर। तो ये पावर किसके पास है? प्रेसिडेंट किसी कास्ट को एससी में इंक्लूड कर सकते हैं। इसके बाद अगर इसमें कुछ इंक्लूजन, एक्सक्लूजन, चेंजेस करना हो तो वो सब्सिक्वेंट नोटिफिकेशन से नहीं हो सकता, वो पावर है केवल पार्लियामेंट के पास। ये दो बातें इसमें लिखी हुई हैं। तो यहाँ से हमें समझ में आता है कि कौन सी कास्ट शेड्यूल कास्ट की लिस्ट में है, किसको ये बेनिफिट्स मिलेंगे, कौन सी ट्राइब एससी की लिस्ट में है, और यही सारे प्रोविजन किस में है? 342 में एसटी के लिए है। ठीक है, इतना समझने के बाद अब हम चलते हैं जजमेंट में। जजमेंट में हम सबसे पहले देखेंगे कि जो सब क्लासिफिकेशन की बात चल रही है और जो क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट है एससी और एसटी रिजर्वेशन में, इसके अगेंस्ट में आर्गुमेंट क्या है। अभी तक आप समझ गए कि किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये एससीज हैं 7.5%, इसमें भी सब क्लासिफिकेशन कर दें तो यहाँ पे ओवरलैपिंग नहीं होगी, सबके लिए एक पर्टिकुलर ब्रैकेट होगा कि इतना परसेंट आपको रिजर्वेशन है, इतना परसेंट सबके लिए। ये आपने पंजाब में और आंध्र प्रदेश लेजिस्लेशन में भी देखा। तो इसके अगेंस्ट में क्या आर्गुमेंट है, कुछ लोग जो इसका विरोध करते हैं वो क्या कहते हैं कि ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए, तो इसको देख लेते हैं। पहले एक एक पॉइंट को आराम से समझो। जितने भी अभी रिसेंट न्यूज़पेपर्स में या प्रोमिनेंट न्यूज़ चैनल्स में जो भी बातें बताई थी, उनका सबका क्रक्स आपके सामने है। सबसे पहली बात ये कहते हैं कि अनटचेबिलिटी कैन नॉट बी क्वान्टिफाइड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, कि अनटचेबिलिटी को आप परसेंटेज में डिवाइड नहीं कर सकते कि ये लोग ज़्यादा डाउन ट्रोटन है या इनको अनटचेबिलिटी का जो नुकसान है, जो डिस्क्रिमिनेशन ज़्यादा फेस किया है। अनटचेबिलिटी सभी कास्ट के लिए बराबर है, हिस्टोरिकली सबने एक जैसा सहा है, तो आप इनको डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, और ये सारे आर्ग्यूमेंट्स हैं,
ये सारे आर्ग्यूमेंट्स जो कोर्ट के अंदर जो आर्ग्यू किया गया इस केस को, तो उसमें जो अगेंस्ट में थे उन्होंने भी इन आर्ग्यूमेंट्स को यूज़ किया है। देयर इज़ नो सच थिंग एज डेवलप्ड और एडवांस्ड कास्ट। कास्ट के अंदर कुछ भी कोई डेवलप्ड या एडवांस नहीं हो सकता। कास्ट एक सोशियोलॉजिकल रियलिटी है जो सबके लिए बराबर है। प्रोग्रेस विद इन एससी कैटेगरी डिपेंड्स ऑन द मेरिट एंड हार्ड वर्क। इनका कहना यह है कि जो 7.5% की मैंने बात की थी, इसमें अगर कुछ लोग ज़्यादा नौकरियां पा रहे हैं तो वो उनके हार्डवर्क और मेरिट की वजह से है। ये कोई ऐसा नहीं है कि उनको बहुत ज़्यादा प्रिविलेज मिली है या उनको अलग से स्टेट ने कोई फ़ायदा दिया है। ये हार्डवर्क और मेरिट और अवेयरनेस के कारण है कि वो ज़्यादा सेलेक्ट होते हैं। आर्टिकल 341, अब आप ध्यान करें आर्टिकल 341 क्या है। आर्टिकल 342, जैसा कि आर्टिकल 341 एससी के लिए है, ये एसटी के लिए है, इसी तरह से ये इंट्रोड्यूस किया गया बाद में ओबीसी के लिए, ठीक है। देमसेल्फ इन्वॉल्व क्लासिफिकेशन एक्सरसाइज। अब इस बात को समझो, इसमें बताया गया है कि 341 के अंदर जो प्रेसिडेंट एससी लिस्ट बनाते हैं, 342 के अंदर जो एसटी की लिस्ट बनाते हैं, वो लिस्ट अपने आप में एक क्लास है, उसके अंदर और अंदर क्लास नहीं बन सकती। वो अपने आप में क्लासिफिकेशन है कि ये पूरी लिस्ट है, इन सब के हालात एक जैसे हैं, इन सबको रिजर्वेशन देना चाहिए एक साथ। इट कुड फोस्टर अनवारंटेड एनिमोसिटी अमंग द कास्ट विद इन द एससी कैटेगरी। अगर आप इसको इंप्लीमेंट करेंगे, वापस हुई 7.5%, और यहाँ अगर आपने अलग अलग ग्रुप बना दिए तो अब ये जो लड़ाई इन ग्रुप्स के बीच में होगी कि तुमको रिजर्वेशन का ज़्यादा फायदा मिल रहा है, तुमको नहीं मिल रहा है। इट इफेक्टिवली अंडरमाइंस द एसेंस ऑफ रिजर्वेशन। यहाँ एक बहुत जोरदार आर्गूमेंट किया गया। इन्होंने कहा देखो, अगर आप क्रीमी लेयर इंट्रोड्यूस करोगे, क्रीमी लेयर, तो इट मीन्स कुछ ऐसी कास्ट होंगी एससी के अंदर जिन्हें रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, जैसा कि ओबीसी में होता है। अब जो बची हुई कास्ट है एससी में, वो पढ़ी लिखी नहीं है, तो वो पेपर ही नहीं दे पाएंगी, वो लिटरेट ही नहीं है, वो बहुत ज़्यादा ही बैकवर्ड है, उनके पास खाने के लिए नहीं मान लो, तो फिर वो कैसे जाके एग्ज़ाम दे के इस पेपर को क्रैक करेंगे? उनकी तो अपॉर्चुनिटी खत्म हो गई। तो इट मीन्स आप इन इफेक्ट ये कहना चाह रहे हैं कि एससीज का पूरा रिजर्वेशन ही खत्म कर दो या एसटी का पूरा रिजर्वेशन खत्म कर दो। क्रीमी लेयर वैसे नहीं दे सकते, और जो बचे हुए हैं उनके पास ऐसी कोई साधन नहीं है, ना उनके पास इतनी नॉलेज है कि वो फॉर्म भर के भी आए। ये कहना है वेरियस स्टेक होल्डर्स का, जिन्होंने इसे अपोज किया कोर्ट रूम के अंदर भी और बाहर भी। इट वॉयलेट्स आर्टिकल 14 फॉर एक्सक्लूडेड क्लास। तो जो भी क्रीमी लेयर में क्लास आ जाएंगी, जो भी कास्ट इसके अंदर आ जाएंगी, उनके आर्टिकल 14 का वायलेशन हुआ है, क्योंकि आप उन्हें डिफरेंटली ट्रीट करोगे। इट इंटरफेयर्स विद द प्रेसिडेंट अथॉरिटी अंडर आर्टिकल 341। अब आप उसे याद करें, यू मे बी एबल टू रिकॉल that article 341 provides for the power of president to include caste in SC list। तो यहाँ ये बताया गया कि SC लिस्ट के अंदर इंक्लूड करने का जो पावर है वो प्रेसिडेंट के पास है। प्रेसिडेंट ने जो कर दिया वो फाइनल है। उसके बाद अगर आप क्रीमी लेयर उसमें इंट्रोड्यूस करेंगे तो इन इफेक्ट इट एक्सक्लूड्स दैट पर्टिकुलर कास्ट फ्रॉम द रिजर्वेशन, द बेनिफिट्स ऑफ द रिजर्वेशन। तो ये प्रेसिडेंट की पावर के साथ भी इंटरफेरेंस है। फिर बात करते हैं इंदिरा साहनी केस की। 1993 का ये केस है जिसके अंदर ओबीसी की बात हुई 27% रिजर्वेशन की, और इसमें क्रीमी लेयर की बात की गई थी। तो इन्होंने कहा कि इंदिरा साहनी इंट्रोड्यूस द क्रीमी लेयर कॉन्सेप्ट एक्सक्लूसिवली फॉर ओबीसीज। उन्होंने वहाँ एससी और एसटी की कोई बात नहीं की गई कोर्ट में, तो ये यहाँ अप्लाई नहीं हो सकता। द क्रीमी लेयर पॉलिसी फॉर ओबीसी हैज़ प्रूवन प्रॉब्लमेटिक। इन्होंने ये कहा कि ब्यूरोक्रेटिक प्रॉब्लम्स की वजह से क्रीमी लेयर का फ़ायदा नहीं रहा। ओबीसी के अंदर जो क्रीमी लेयर है, इट हैज़ प्रूव्ड टू बी अ डिजास्टर। बहुत सारे लोगों को इसका फ़ायदा नहीं मिला। इट अंडरमाइंस आर्टिकल 15 एंड 16 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 15 और 16 आप जानते हैं। आर्टिकल 15 इज़ नॉन डिस्क्रिमिनेशन बाय द स्टेट ऑन द बेसिस ओनली ऑफ कास्ट, रेस, रिलीजन, ये सब चीज़ें। यहाँ कास्ट के बेसिस पे आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो कि एक कास्ट को ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, एक को कम मिलेगा। 16 की बात यह है कि 16 में कहा गया, जैसा कि मैंने बताया आपको, 16 के अंदर इट इज़ अबाउट द इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। तो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी कहाँ हुआ कि अगर एक कास्ट को फ़ायदा ज़्यादा मिल गया, दूसरी को नहीं मिला। तो ये सारे आर्गूमेंट हैं सब क्लासिफिकेशन को काउंटर करने के लिए कि क्रीमी लेयर कॉन्सेप्ट यहाँ इंट्रोड्यूस नहीं होना चाहिए, ऐसा कहना है इन लोगों का। अब बात कर लेते हैं जो फेवर की बात करते हैं उनके बारे में, और इसी तरीके से आपको किसी भी इश्यू के बारे में अगेंस्ट और फेवर पता होना चाहिए। इट इज़ इम्पेरेटिव टू एरेडिकेट इंट्रा क्लास डिस्क्रिमिनेशन। इस ग्रुप का कहना यह है कि अगर आप एससी और एसटी के अंदर जाके देखेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ ऐसी भी कास्ट हैं जो
अपने ही ग्रुप के, मान लीजिए एससी के अंदर एक कास्ट है और एससी के अंदर ही दूसरी कास्ट है, तो इनके अंदर भी आपस में डिस्क्रिमिनेशन है। ये इनसे बात नहीं करते, ये इनको अनटचेबल मानते हैं, ये इनको लोअर कास्ट मानते हैं, ये अपने आप को अपर कास्ट मानते हैं। तो ये इंट्रा क्लास डिस्क्रिमिनेशन भी खत्म करना हमारा काम है, क्योंकि अब इसे आप एक ग्रुप तो नहीं मान सकते। एम्फेरिकल डाटा है कि इनके अंदर भी कुछ कास्ट ऐसी हैं जो दूसरी कास्ट को अपने से कम मानती हैं। सोशियोलॉजी, इकोनॉमिकली या एजुकेशनली इनके अंदर बहुत ज़्यादा डिस्पैरिटी देखने को मिलती है। दूसरा आर्ग्यूमेंट है सर्टेन कास्ट विद इन द एससी कम्युनिटी आर डिसप्रोपोर्शनेटली बेनिफिटिंग फ्रॉम द एससी रिजर्वेशन। एम्फेरिकल डाटा स्टेट्स दैट कि जो 7.5% या 15% कर लें इस बार एसटी के लिए जो है, इस 15% के अंदर भी बहुत ज़्यादा प्रोपोर्शन के साथ छेड़छाड़ हो रखी है। यहाँ कुछ कास्ट हैं जो ज़्यादा फ़ायदा उठा रही हैं और कुछ कास्ट हैं जिनको बहुत ही कम फ़ायदा रिजर्वेशन का मिल रहा है। वो आज भी उसी स्थिति में है जब आज़ादी के टाइम थे। सेक्शंस विद इन एससी एंड एसटी कम्युनिटीज़ हैव फेस्ड ग्रेटर डिसएडवांटेजेस एंड एट्रोसिटीज़। कुछ ऐसे सेक्शन हैं, रिजर्वेशन की तो बात अलग हुई, उनको बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज और एट्रोसिटीज़ और ह्यूमिलिएशन फेस करना पड़ रहा है, बजाय कि दूसरे सेक्शन के विद इन एससी एंड एसटी। तो ये बताना चाह रहे हैं कि जो एससी है या एसटी है उसके अंदर जितनी भी कास्ट आती हैं उनके अंदर भी कोई समानता या इक्वालिटी नहीं है। ऐसा नहीं कि वो एक जैसे ही परेशान है, एक जैसा ही ह्यूमिलेशन फेस किया है, एक जैसे ही डिसएडवांटेजेस हैं उनको, एक जैसी ही एट्रोसिटीज़ उनके साथ हुई है। तो दिस इज ए नॉट ए मोनोलिथ। तो ये ऐसा नहीं है। तो इसके लिए बताना चाह रहे हैं कि यहाँ भी डिस्पैरिटी बहुत है। इंक्लूजन इन आर्टिकल 341, इंक्लूजन मतलब किसी कास्ट को एससी लिस्ट के अंदर इंक्लूड करना, और ये पावर किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास। डज नॉट इम्प्लाइज यूनिफॉर्मिटी। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि जैसे ही आप एससी लिस्ट में आ गए तो आप सब बराबर हो, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। आप बाहर भी बराबर नहीं थे और अंदर आने के बाद भी बराबर नहीं हो। द ग्राउंड रियलिटी डिफर्स सिग्निफिकेंटली। ठीक है। इक्वालिटी इज ए डायनामिक कॉन्सेप्ट, इट इज नॉट स्टैटिक, इलस्ट्रेटेड बाय चंपकम दोराईराजन टू इंदिरा साहनी। चंपकम दोराईराजन केस से 1951 से लेकर इंदिरा साहनी 1993 तक जो इक्वालिटी है उसका जो इंटरप्रिटेशन है वो सुप्रीम कोर्ट में चेंज होता आया है। तो अब क्यों नहीं हो सकता? हम कैसे रिजिड हो सकते हैं कि एससी के अंदर सब क्लासिफिकेशन नहीं होगा? रिजर्वेशन शुड बी लिमिटेड टू वन जनरेशन। इनका कहना यह है कि एक जनरेशन अगर आईएएस आईपीएस बन गई और वेल ऑफ है, अच्छी इनकम है उनके पास, लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा है, तो हाउ कैन दे डिमांड फॉर रिजर्वेशन? हाउ द सेकेंड जनरेशन ऑफ दोज कैन डिमांड फॉर रिजर्वेशन? तो ऐसे केस में रिजर्वेशन केवल एक जनरेशन तक ही लिमिटेड होना चाहिए, उसके बाद उन्हें एक्सक्लूड कर देना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट आना चाहिए। Opposing this is akin to securing a seat on the train and then preventing others from boarding। ये आर्ग्यूमेंट के दौरान कोर्ट में बताया गया कि ऐसा ही है कि अगर कोई एससी, फॉर एग्जांपल ये एससी की लिस्ट है, इसमें 3 कास्ट हैं और एक कास्ट है बाहर, इसके इंक्लूजन की बात चल रही है, तो ये सारे लोग इसको अपोज करेंगे। ठीक है। इनको अपोज करने का मतलब ये हुआ, ये वैसा ही है जैसे आप ट्रेन के बोगी के अंदर चढ़ जाते हो, उसके बाद आप सब एक हो जाते हो, आपको लगता है कि गेट बंद कर दें और कोई अंदर ना आ सके। सो इट इज अकिन टू सिक्योरिंग ए सीट ऑन अ ट्रेन एंड देन प्रिवेंटिंग अदर फ्रॉम बोर्डिंग। तो बिल्कुल ऐसा ही है ये। देन डिसीजन ऑफ ईवी चिन्ना केस वॉज रोंगली डिसाइडेड। और इनका कहना यह है कि ईवी चिन्ना केस जो था वो रोंगली डिसाइडेड था। उसके अंदर इस बात को ध्यान नहीं रखा गया कि कुछ कास्ट ऐसी हैं, दे आर मोर डिप्राइव्ड देन अदर्स विद इन एससी एंड एसटी। सो दिस वॉज अबाउट अगेंस्ट एंड फेवर। तो ये जब भी आपको रिजर्वेशन से लिखने की कोई बात आए तो ये आप बेसिक आर्गूमेंट यहाँ से ले सकते हैं, और किसी भी टॉपिक के आपको अगेंस्ट और फेवर पता होने चाहिए। अब बात करते हैं जजमेंट की, कि सुप्रीम कोर्ट में सारी बातें होने के बाद जजमेंट क्या आता है। जजमेंट आता है 6:1 के रेशो से। 7 जजेस की बेंच है, 5 जजेस की बेंच कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच होती है, उससे ऊपर की सारी बेंचेस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच होती हैं। तो ये पहले 5 जजेस के पास था, उसके बाद ये 7 जजेस के पास आया। 6:1 के रेशो से यहाँ पे ये जजमेंट दिया गया। बेंच वॉज हेडेड बाय चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, और जो ये एक है डिसेंटिंग जजमेंट ये दिया जस्टिस बेला त्रिवेदी। अब इस जजमेंट में ओवरऑल कहा क्या गया? इसमें कहा गया स्टेट में सब क्लासीफाई शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। तो ये सब क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, ये हो सकता है। दे मे एस्टेब्लिश क्रिटेरिया टू एक्सक्लूड द क्रीमी लेयर।
स्टेट कंसीडर कर सकते हैं कि क्रीमी लेयर के कॉन्सेप्ट को भी इंट्रोड्यूस किया जाए। 4 जजेस ने ऐसा बोला। देन द डिसीजन ऑफ ईवी चिन्ना केस वॉज ओवरटर्न ड्यू टू इट्स इनकरेक्ट नेचर। इट मीन्स इट वॉज इनकरेक्टली डिसाइडेड, तो उसको ओवररूल कर दिया। और जो आप याद कर पा रहे होंगे अभी, जो पंजाब का जो एक्ट था जिसको ओवररूल किया था बेस्ड ऑन चिन्ना, ईवी चिन्ना जजमेंट, अब ईवी चिन्ना जजमेंट को ही ओवररूल कर दिया। तो अब स्टेट्स के पास ये पावर आ गई है कि वो सब क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। अब जब ये जजमेंट दिया तो इसमें नॉर्मली क्या होता है, जो भी जज होते हैं दे प्रोवाइड रीजंस फॉर द जजमेंट। जो भी जजमेंट उन्होंने दिया, साथ में ये पूरा अगर आप देखेंगे तो 565 पेज का जजमेंट है ये, 565। ये जो एकदम अच्छी लंबी चौड़ी बड़ी किताब होती है उतना बड़ा जजमेंट है ये, ठीक है। तो इस जजमेंट में रीज़न भी दिए गए और रीजंस का क्रक्स ये है आपके सामने। इसमें बताया गया इट इज़ स्टेट्स ड्यूटी टू प्रोवाइड प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट टू बैकवर्ड क्लासेस अंडर आर्टिकल 16(4) कि 16(4) के अंदर जो हमने बताया शुरुआत के अंदर कि बैकवर्ड क्लासेस के अंदर अगर कोई ज़्यादा बैकवर्ड है या स्टेट को लगता है कि एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन नहीं है तो उसको आप प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देंगे। शेड्यूल कास्ट आर नॉट मोनोलिथिक एंटिटीज़। शेड्यूल कास्ट अपने आप में मोनोलिथ नहीं है, इसके अंदर भी डिस्पैरिटीज़ हैं। कुछ कास्ट हैं जो ज़्यादा डिप्राइव्ड हैं, कुछ कास्ट हैं जो फॉरवर्ड हैं, कुछ हैं बैकवर्ड हैं, कुछ फार मोर बैकवर्ड है, कुछ हाईली वल्नरेबल हैं। तो ये मोनोलिथ एंटिटी नहीं है। दे आर नॉट यूनिफॉर्म और इंटरनली होमोजीनियस। ये यूनिफॉर्म नहीं है और इंटरनली होमोजीनियस नहीं है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 14 अनइक्वल ग्रुप्स मस्ट रिसीव डिफरेंशियल ट्रीटमेंट। अगर दो ग्रुप एससी के अंदर ही मान लो कास्ट 1 और कास्ट 2 है, अगर इनकी सिचुएशन सोशो इकोनॉमिक कंडीशन डिफरेंट है तो इन्हें डिफरेंटली ही ट्रीट किया जाना चाहिए। द लिस्ट अंडर 341 रिप्रेजेंट ए सोशली डाइवर्स क्लास। और 341 के अंदर प्रेसिडेंट जिसे इंक्लूड करते हैं, आर्टिकल 341 यू मे रिकॉल नाउ, 341 के अंदर जो इंक्लूजन होता है किसी कास्ट का तो इट मीन्स दे आर डाइवर्स, दे आर नॉट मोनोलिथिक एंटिटी। एंड दिस जजमेंट डज नॉट इन्फ्रिंज द पावर ऑफ प्रेसिडेंट। जो आर्टिकल 341 में है इसमें प्रेसिडेंट के पावर का कहीं इन्फ्रिंजमेंट नहीं हो रहा, बिकॉज सिंस नो कास्ट इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द लिस्ट। यहाँ कोई एक्सक्लूजन नहीं हो रहा है, यहाँ पे उसी को रिफाइन किया जा रहा है, सब क्लासीफाई किया जा रहा है, सब उसके अंदर ही है, ठीक है। तो प्रेसिडेंट की पावर जो इंक्लूजन की है वो हम स्टेट को नहीं दे रहे कि आप इंक्लूड कर दो। इट डू नॉट कॉन्ट्रोवीन्स आर्टिकल 14, 15 और 16(4). आर्टिकल 14 में ऑलरेडी दिया हुआ है कि रीजनेबल क्लासिफिकेशन हो सकता है। आर्टिकल 15 में दिया हुआ है कि स्टेट कास्ट के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता, तो यहाँ डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है। यहाँ पे केवल ये हो रहा है कि जो ज़्यादा बैकवर्ड हैं, जो डिसएडवांटेज हैं, उनको आगे लाया जाए। और आर्टिकल 16(4) जिसके अंदर बता रखा है कि बैकवर्ड क्लासेस के लिए स्टेट रिजर्वेशन की प्रोविजन कर सकता है हु आर नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड। तो यहाँ किसी भी आर्टिकल का इन्फ्रिंजमेंट नहीं हो रहा। स्टेट्स अंडर आर्टिकल 15(4) एंड 16(4) आर कॉन्स्टिट्यूशनली परमिटेड टू फर्दर क्लासीफाई शेड्यूल कास्ट। अब ये जो सोर्स है जैसे आर्टिकल 15(4), तो आर्टिकल 15(4) क्लियरली सेज दैट स्टेट कैन मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर द अपलिफ्टमेंट और एडवांसमेंट ऑफ बैकवर्ड क्लासेस, स्पेशली SC ST, ये लिखा हुआ है वहाँ पे 15(4) में। और 16(4) में जैसा कि मैंने आपको बार बार बता रहा हूँ आपको कि स्टेट कैन प्रोवाइड फॉर रिजर्वेशन फॉर द बैकवर्ड क्लासेस हु आर नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड इन स्टेट सर्विसेज। तो ये दोनों ही आर्टिकल सब क्लासीफाई करने के लिए कह रहे हैं, यहाँ किसी तरह से इन आर्टिकल का इन्फ्रिंजमेंट नहीं हो रहा है। देन कंडीशन ऑफ सब क्लासिफिकेशन, इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बताया कि अगर सब क्लासिफिकेशन होता है, स्टेट अगर करता है तो उसकी कुछ कंडीशंस हैं जो ध्यान रखनी होंगी। सबसे पहले इट मस्ट नॉट सोलली बेस्ड ऑन पॉपुलेशन साइज। ऐसा नहीं होगा कि किसकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, मान लो किसी कास्ट की, तो उसको रिजर्वेशन ज़्यादा दे देंगे, ऐसा नहीं होगा, पॉपुलेशन के बेसिस पे नहीं होगा। इसका रीज़न ये है कि ये वोट बैंक पॉलिटिक्स बन सकती है। एम्पेरिकल डाटा ऑफ बैकवर्डनेस मस्ट बी प्रेजेंटेड इन द कोर्ट। रिमेंबर जर्नैल सिंह केस, उसके अंदर भी ऐसा ही हुआ था। यहाँ भी सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि एम्पेरिकल डाटा आपको देना पड़ेगा। आप बताएंगे कि कोई एक पर्टिकुलर कास्ट जिसको आप सब क्लासिफिकेशन के अंदर कुछ बेनिफिट दे रहे हो तो वो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड है। पॉलिटिकल कंसिडरेशन शुड नॉट इन्फ्लुएंस द डिसीजन। पॉलिटिकल डिसीजन नहीं होना चाहिए, जिसका डर सुप्रीम कोर्ट को लगा। और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा भी कि पॉलिटिकल कंसिडरेशन की चिंता है हमें, बट इस कारण से हम ये तो नहीं कह सकते ना कि कॉन्स्टिट्यूशन में सब क्लासिफिकेशन है ही नहीं। इसका भी ध्यान रखना होगा। नो कास्ट और ग्रुप शुड रिसीव 100% रिजर्वेशन। तो किसी एक कास्ट को या 2 कास्ट को या 3 कास्ट को 100% रिजर्वेशन दे दोगे, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। मतलब ये जो 15% का जो पाई है, ये ऐसा नहीं है कि किसी 2 कास्ट को पूरा ही मिल गया। इसके अंदर सबको
उनके रिप्रेजेंटेशन के या उनकी हालत के हिसाब से, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन के हिसाब से सबको बराबर प्रोपोर्शनेट जो रिप्रेजेंटेशन है वो मिलना चाहिए। द स्टेट डिसीजन ऑन सब क्लासिफिकेशन इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। इसके बाद भी अगर आप इशारा करते हो उसके बाद भी जुडिशियली रिव्यू हो सकता है कि ये मामला पॉलिटिकल है या एक्चुअली बेस्ड ऑन सम एम्पेरिकल डेटा है। नाउ दिस इज द जजमेंट। अब हम कुछ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस जजमेंट के आने के बाद, बिकॉज इट इज़ एन लैंडमार्क जजमेंट, इट विल इम्पैक्ट ए लार्ज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। SC ST जो लोग हैं वो इसको कैसे लेंगे, क्योंकि आपको याद हो जब एट्रोसिटीज़ एक्ट के अंदर भी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कहा था तो लोग सड़कों पे आ गए थे, प्रोटेस्ट हुआ था, उसके बाद पार्लियामेंट ने उसे वापस से इनेक्ट किया, नलीफाइड द जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो इसके इम्प्लीकेशन क्या हो सकते हैं? इसके इम्प्लीकेशन ये हो सकते हैं, सबसे पहले पार्लियामेंट में नीड टू ओवरटर्न द जजमेंट। पार्लियामेंट ओवरटर्न कर सकता है इस जजमेंट को अगर पार्लियामेंट को लगता है कि ये मामला गड़बड़ हो गया है। ठीक है, ऐसा हुआ था SC ST एट्रोसिटीज़ एक्ट में जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था उसके बाद भी। बट यहाँ दिस जजमेंट इज बेसिकली इन लाइन विद द आइडियोलॉजी ऑफ द गवर्नमेंट और द कोलिजन इन पावर। तो यहाँ हो सकता है कि ऐसा ना हो, और बहुत सारे जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उन्होंने वेलकम किया है जजमेंट को, और बहुत सारे स्टेट्स हैं वो कह रहे हैं कि सबसे पहले मैं करूँगा, अब तो मैं करूँगा, अब तो मैं करूँगा। सम कास्ट में डिमांड लार्जर शेयर ऑफ रिजर्वेशन फॉर देमसेल्फ। अब इसके अंदर जो मामला है जो पाई वाला, इसके अंदर ये कास्ट है, ये कास्ट है, ये कास्ट है, ये कास्ट है, ये सब बोलेंगे मुझे ज़्यादा परसेंट चाहिए, ये बोलेंगे मुझे ज़्यादा परसेंट चाहिए, इसके लिए थोड़ा प्रोटेस्ट हो सकता है। द इशू ऑफ कास्ट सेंसस में रीसर्फेस द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के अंदर ऑलरेडी ये बात पूरी चल रही है, कास्ट सेंसस की बात अब और ज़्यादा प्रोमिनेंटली पार्लियामेंट में रखी जाएगी, क्योंकि कास्ट सेंसस होगा तब आपको पता लगेगा कि कितने मेंबर हैं, उनकी क्या हालत है, क्या सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन है, क्या उनकी स्ट्रेंथ है सोसाइटी के अंदर। पॉलिटिकल रिटोरिक में इंटेंसिफाई टू पोलराइज कास्ट फॉर इलेक्टोरल गेन्स। अब आप बड़े बड़े वादे कर सकते हो, या आपको देखने को मिल सकता है कि बड़े बड़े वादे हो रहे हैं कि किसी एक ग्रुप को, किसी एक कास्ट को पोलराइज करने के लिए। पहले तो ये था कि जो भी SC में सबको बराबर एक बस 7.5 मिल गया, या ST में तो 15% मिल गया। बट अब ऐसा होगा कि ST के अंदर भी कास्ट 1, कास्ट 2 उनको ज़्यादा रिजर्वेशन स्टेट दे सकता है। तो ऐसे वादे आपको देखने को मिलेंगे। देयर मे बी डिमांड फॉर सब क्लासिफिकेशन विद इन द EWS। अब EWS के अंदर भी, क्योंकि देखो ये मैकेनिकल तो है नहीं, अगर डिस्पैरिटी SC ST के अंदर हो सकती है, ये मोनोलिथ नहीं है, तो EWS भी तो मोनोलिथ नहीं है, उसके अंदर भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी हालत औरों से बेकार है या उनकी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं है, तो यहाँ भी ये डिमांड आ सकती है। द एफिकेसी ऑफ स्टेट्स क्राइटेरिया ऑफ सब क्लासिफिकेशन एंड क्रीमी लेयर इन SC विल बी स्क्रूटनाइज। अब ये देखा जाएगा कि SC ST के क्रीमी लेयर को इम्प्लीमेंट करने के लिए, सब क्लासीफाई करने के लिए किस तरह के क्राइटेरिया को डिवाइस किया जाता है, और ये देखने को आगे सुप्रीम कोर्ट में स्क्रूटनाइज होगा कि ये जो तरीका है उनको सब क्लासीफाई करने का वो ठीक है कि नहीं है। तो स्टेट विल कमेंस द प्रोसेस ऑफ सब क्लासिफिकेशन, और स्टेट बहुत ही जल्दी इसको स्टार्ट करने वाले हैं। द सेक्शंस ऑफ SC ST में प्रोटेस्ट अगेंस्ट द जजमेंट टू लॉबी द गवर्नमेंट। अब यहाँ प्रोटेस्ट और ये सब देखने को मिल सकते हैं कि जो इसको अपोज करेंगे वो तो है ही है, जो इसको सपोर्ट करेंगे वो भी ये कहेंगे कि हम ज़्यादा वनरेबल हैं, हमें ज़्यादा फ़ायदा चाहिए। तो ये सारे इम्प्लीकेशंस हैं इसमें। मेजर ये कास्ट सेंसस हुआ, या पार्लियामेंट का डिसीजन हो सकता है, या सब क्लासिफिकेशन ऑफ EWS। तो ये सब चीज़ें हमें देखने को मिल सकती हैं, ये इम्प्लीकेशन है इस जजमेंट के, ऐसा हो सकता है, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है। अभी जजमेंट आया है तो अभी देखने को आपको काफ़ी कुछ मिलेगा कि ग्राउंड रियलिटी क्या है, इसका एनालिसिस होगा। बहुत लेंथी जजमेंट है, सब पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं इसको, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस जजमेंट एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। आप इसे वापस पढ़ें, इससे रिलेटेड बहुत सारे आर्टिकल आप देखने को मिलेंगे आपको। तो यहाँ कुछ बेसिक आर्टिकल हैं 14, 16, 16(4), 341, 342, उनको वापस से एक बार बेयर एक्ट देख लें, आप रिवाइज कर लें, और अब फिर आपको ये अच्छी तरह से और भी ज़्यादा समझ में आने लगेगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय, थैंक यू।